हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि विलोपन विधि, जैसे इसके नाम से ज्ञात होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसके नाम से देखिए आप, विलोपन, इसका मतलब होता है विलोप करना। क्या करना? विलोप करना। अब विलोप करने का मतलब होता है किसी चीज को गायब करना, मतलब किसी चीज को हटा देना, यानी शून्य कर देना। ठीक है, अब विलुप्त, विलोप शब्द बना विलुप्त से। विलुप्त करना या विलोप करना लगभग एक ही बात है। तो यहाँ पे इन दोनों का अर्थ है किसी चीज को हटा देना या नष्ट कर देना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 5x लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूँ इस 5x को आपको हटाना है, यहाँ इसको आपको शून्य करना, मतलब इसको खत्म करना है। अब कैसे इसको हटाएंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे, आप में से आधे स्टूडेंट खड़े होकर ये कहेंगे सर इसको हम साफ कर देते हैं, हट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको साफ भी नहीं करना। बिना साफ किए कैसे हटाएंगे आप? तो आप क्या काम करेंगे, ठीक इसी टर्म को, जो पद आपको दिया गया है, ठीक इसी पद को एज इट इज विपरीत चिन्ह के साथ, मतलब इसके उल्टे अपोजिट साइन के साथ हम लिख देंगे इसके बराबर में, तो अपने आप ये 0 हो जाएगा। यहाँ 5x का लिखा हुआ, प्लस का लिखा हुआ, तो हम इसके आगे कर देंगे माइनस का 5x। अब देखिए, अगर इसके आगे माइनस 5x को लिख दिया जाए, इन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा। तो 5x में से 5x गया तो क्या बच जाएगा? 0 हो गया, शून्य। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे मान लीजिए, देखिए माइनस का 3y लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूं इसको आपको हटाना है। ठीक है, तो जो टर्म आपके पास लिखा हुआ है, मतलब जो भी पद आपको दिया गया है, उसी पद को, ठीक है, विपरीत साइन के साथ अगर इसके बराबर में लिख दिया जाए, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा इन दोनों में, और इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हम इसी के पास में कर देते हैं प्लस का 3y। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इससे दो चीजें सिद्ध होती है। ठीक है, दो चीजें कौन सी सिद्ध होती है? देखो, पहली चीज तो आपने देखी कि किसी भी दो पदों को शून्य करने के लिए, मतलब शून्य करने के लिए दोनों पद, मतलब दोनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों पदों को हम शून्य तभी कर सकते हैं जब दोनों पद बराबर वैल्यू में हो। ठीक है, जैसे यहाँ 5x था, यहाँ भी 5x ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3x हो, 2x हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शून्य करने के लिए दोनों टर्म बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों टर्म इक्वल होने चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके साइन, उनके जो चिन्ह हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो हमने दो चीजें सीखी। एक तो किसी पद को विलुप्त करने के लिए दोनों पद बराबर, मतलब एक समान, ठीक है, एक जैसे हो, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, दोनों पद एक जैसे होने चाहिए, मतलब बराबर का मतलब हो गया यहाँ पर एक समान या एक जैसे। ठीक है, दूसरी बात हमने देखी इसके अंदर कि इनके चिन्ह, दोनों के चिन्ह, दोनों पदों के जो चिन्ह है, जो साइन है, वो क्या होने चाहिए? अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी उन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा। तो एक चीज हमारे सामने आई है कि किसी भी पद को शून्य करने के लिए दो पद होने चाहिए, दोनों पद इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, लेकिन दोनों पदों के चिन्ह डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी उन दोनों में घटाव होगा और उनका मान क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। अब इसी मेथड को हम हमारे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, इसी को हम अपनाएंगे। अब किस प्रकार से अपनाते हैं, देखिए रैखिक समीकरण के अंदर, इस रैखिक समीकरण में भी आपको दो टर्म दिए गए होते हैं, जिसमें दो अलग अलग चर होते हैं, अधिकतर x और जनरली y के रूप में दो
चर होते हैं आपके पास में, दो वेरिएबल्स होते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, किसी भी एक टर्म को, x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को मतलब बराबर करके, किसी भी एक टर्म को बराबर करके उनमें घटाव करते हैं, जिससे कि एक टर्म विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा और दूसरे टर्म का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, किसी भी एक चर का मान शून्य करके हम दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं, वही आपके विलोपन विधि कहलाती है। ठीक है, किसी भी एक चर को शून्य कर दो तो अब क्या बचेगा, एक दूसरा चर बचेगा और एक नंबर बचेगा आपके पास, न्यूमेरिकल अंक होगा वो। ठीक है, तो हम दूसरे चर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरे चर का मान किसी भी एक समीकरण में रख करके हम पहले चर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो चीज समझिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो समझ में आ जाएगा भी आपको कि कैसे हम बराबर करते हैं और किस प्रकार से इसको शून्य करते हैं एक चर को। आपके 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको ये दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर प्रतिस्थापन विधि के बारे में अच्छी तरह समझा दिया था। तो आज की क्लास में हम इन रैखिक समीकरणों को केवल विलोपन विधि से ही हल करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले का जो फर्स्ट है, इसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं। जो फर्स्ट समीकरण है वो दिया गया है आपके पास में x प्लस वाई इजगल टू 5। ये तो आपके पास है फर्स्ट समीकरण। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 2x माइनस 3y इजगल टू 4। ये आपके पास सेकंड समीकरण है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना कि इसमें कौन सा टर्म बराबर है या इक्वल है, मतलब जिसको आपको एक समान दे रखा हो या एक समान हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1x है, 1x है, जबकि यहाँ पे नीचे क्या 2x है। ठीक है, तो x वाला टर्म बराबर नहीं है, यहाँ पे केवल 1x है जबकि यहाँ पर 2x है। अब देखिए y का देखते हैं हम, यहाँ पे 1y है जबकि यहाँ पे नीचे 3y दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे y वाला टर्म भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अब हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यदि आप x वाले टर्म को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण फर्स्ट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि आप y वाले टर्म को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम फिलहाल y वाले टर्म को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह आपको डिफरेंट दिए गए हैं, इसलिए हम y वाले टर्म को बराबर कर रहे हैं अभी फिलहाल। अगर आप चाहें तो x वाले टर्म को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक टर्म को आपको बराबर करना, किसी भी एक पद को आपको बराबर करना, इक्वल करना मतलब। ठीक है, अब देखिए तो मैंने लिखा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को 3 से मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब गुणा करने पर इस पहले समीकरण को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3y का गुणा कर दिया 3 से, 3y कर दिया, 5 को छोड़ दिया, x को भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यदि आप किसी समीकरण को गुणा करते हैं तो उस पूरे समीकरण को आपको गुणा करना होगा। तो अभी हम पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। हमने फर्स्ट समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये समीकरण प्राप्त हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में पहले से 3y था और समीकरण 3 में हम 3y लेके आ गए, तो समीकरण 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। कौन कौन से समीकरण को लेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से ही हमने 3 समीकरण बनाया है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 को और 3 को हम ऊपर नीचे लिख करके देखेंगे, इनमें ऐड करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, क्या करना है देखते हैं हम। तो पहले समीकरण नंबर 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मैं लिखा 2x माइनस 3y
इजिकल टू 4, ये तो आपके पास समीकरण नंबर 2। और जो 3 समीकरण है वो ये है 3x प्लस का 3y इजिकल टू 15। ये आपके पास है समीकरण नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के अपने y वाला टर्म्स बराबर कर लिया था, इक्वल कर लिया था, ठीक है, एक समान कर लिया था। अब देखिए इन दोनों के साइन एक समान है या अलग अलग है। तो अभी इस y वाले टर्म मतलब y वाले पद के दोनों साइन मतलब चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। तो आपको चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इन दोनों के चिन्ह एक जैसे होते तो हम यहाँ लिखते घटाने पर, क्योंकि जब भी हम अलजेब्रिक टर्म्स में घटाव करते हैं तो नीचे वाले पदों के चिन्ह हमें पलटने पड़ते हैं। जब भी हम जो रैखिक समीकरण होते हैं या जो भी मतलब इक्वेशन होती है, किसी भी इक्वेशन का जब हम घटाव करते हैं तो नीचे वाले टर्म्स के चिन्ह हमें पलटने पड़ते हैं, उल्टे करने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले से चिन्ह अलग अलग है तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो जोड़ में क्या होता है, आपको चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। चिन्ह कब बदलते हैं? घटाने पर, ठीक है। तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता हो तो घटाने पर, और अगर चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं हो तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का 2x है, ये प्लस का 3x है, दोनों के चिन्ह एक जैसे है, दोनों में ऐड हो जाएगा, हो गया 5x। 3x और 2x 5x। यहाँ पे 3y माइनस का है, एक 3y प्लस का है, इन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, इसलिए 3y में से 3y जाएगा तो क्या हो गया? 0। और हमने 0 करने के लिए ही इतना झमेला किया था, ठीक है, तो हो गया 0, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ 15 प्लस का है जबकि 4 भी प्लस का है, तो क्या हो गया? यहाँ पे दोनों में ऐड होगा, ये हो जाएगा प्लस का 19। क्या हो गया? 19। 15 और 4 19। अब यहाँ कर लेते हैं, जो हो जाएगा x इजकल टू 19/5। ये आपने x की वैल्यू ज्ञात कर ली, ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आई है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो, जिससे आपको y की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। तो अभी मैंने लिखा x इजकल टू 19/5 है को समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहले समीकरण में हम ये मान रख देंगे। और समीकरण फर्स्ट क्या आपके पास में? x प्लस वाई इजकल टू 5। इसमें x के स्थान पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू है आपके पास में 19/5 प्लस वाई इजकल टू 5। अब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y इजकल टू 5 माइनस 19/5। नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम आएगा 5 एलसीएम आ गया, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 25 माइनस 5 का डिवाइड 5 में किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो 19। तो यहाँ y इजकल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 6/5, ठीक है, ले जाएंगे। अतः यही कर देते हैं हम, अतः दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है वो तो हुई है 19/5, जबकि जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है वो हुई है 6/5, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो गया, फर्स्ट समीकरण के हल प्राप्त हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें भी आपको समीकरण दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम,
इसमें आपको फर्स्ट समीकरण दिया गया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। ये तो आपके पास में है फर्स्ट समीकरण, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इजिकल टू 2, तो दिया 2। ये आपके पास में सेकंड समीकरण दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में पहले तो ये देखिए कोई टर्म आपके बराबर दिया गया है या नहीं है। अगर नहीं दिया गया है तो हम किस टर्म को आपस में बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3x है जबकि यहाँ पर 2x है, तो x वाला टर्म मतलब x वाला पद बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम y पर आते हैं। यहाँ ऊपर 4y दिया गया है जबकि नीचे 2y दिया गया है, ठीक है। तो ये y वाला टर्म भी इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी एक टर्म को पहले बराबर करेंगे। तो अभी हम समीकरण 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह 2 2 जा 4 हो जाएगा और y वाला जो पद है वह आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों समीकरणों में y वाला टर्म बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अब देखिए अगर आप चाहें तो x वाले टर्म को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन x वाले टर्म को बराबर करने के लिए आपको दोनों समीकरणों को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से तो 3 आने का चांस है नहीं। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 से 3 तो आ नहीं सकता। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों समीकरणों को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो x वाले टर्म को बराबर करने के लिए आपको दोनों जगह पर 6x लेके आना होगा और उसके लिए आपको दोनों समीकरण मल्टीप्लाई करने होंगे। लेकिन हम दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम y वाले टर्म को बराबर कर लें। इसीलिए मैंने y वाले टर्म को बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को, ये कितना हो जाएगा 4x, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4y और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 3, ठीक है, 3 नंबर हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में और 3 में, समीकरण नंबर जो 1 था इसमें पहले से 4y है और समीकरण 3 में भी हम 4y लेके आ गए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम फर्स्ट और 3 पहले समीकरण को और तीसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, 3 से, पहले और तीसरे समीकरण से दोनों को हम ऊपर से लिख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे दोनों में ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्या करना है देख लीजिए। तो फर्स्ट समीकरण आपके पास में है 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। ये तो है आपके पास में फर्स्ट समीकरण। और जो थर्ड समीकरण है वो दिया गया 4x माइनस 4y इजिकल टू 4। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y वाला टर्म बराबर हो गया। अब इनके साइन देखिए, मैंने आपको कहा था दोनों पद बराबर होने चाहिए विलुप्त करने के लिए, उसका मान शून्य करने के लिए, और उन दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ देखिए पहले समीकरण में 4y प्लस का है जबकि दूसरे समीकरण में 4y माइनस का है। यहाँ पहले से ही इनके चिन्ह मतलब इनके साइन अलग अलग है, डिफरेंट है। इसका अर्थ ये होगा कि हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ में कभी भी साइन चेंज नहीं होंगे, तो जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3x प्लस का है, 4x भी प्लस का है, कितना हो गया 7x, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, ऐड हो जाएंगे दोनों में। अब यहाँ 4y एक प्लस का है, एक 4y माइनस का है, तो दोनों में क्या होगा
घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो दोनों कट जाएंगे। 4y में से 4y कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, दोनों में ऐड होगा तो 10 और 4 कितने हो गए, 14। तो x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी x इक्वल टू 14 अपॉन 7। तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, अब x का जो मान आपको 2 प्राप्त हुआ है, इस समीकरण नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए, और अगर आप चाहे तो समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको y का मान वही प्राप्त होगा। तो अभी हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। मैं लिखा है x इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट में 1 में रखने पर, समीकरण नंबर जो 1 है इसमें ये x का मान पुट कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 के आपके पास में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 1 था। इसमें x के स्थान पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। तो यह 3x लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 प्लस का 4y इक्वल टू 10, तो होगा 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो हो गया 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 6 को राइट साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 में से 6 किया तो 4, यह हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा 1। 4 का डिवाइड 4 में करके कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने x की भी वैल्यू प्राप्त कर ली और y की भी वैल्यू प्राप्त कर ली। देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमने समीकरण नंबर 2 सॉल्व कर लिया। ये बता देते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें जो फर्स्ट समीकरण दिया गया है वो दिया गया 3x, ठीक है, -5y और -4 इक्वल टू 0। देखिए इसमें जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं वो भी आपके बाएं पक्ष में है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो अंक वाला न्यूमेरिकल अंक है, वो भी आपके लेफ्ट साइड में दिया गया है। जबकि विलोपन विधि में जो न्यूमेरिकल डिजिट होता है, जो अंक वाला अंक होता है, जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, वो राइट साइड में होने चाहिए। जबकि एल्जेब्रिक जो टर्म्स होते हैं, बीजीय पद होते हैं, उनको रखते हैं बाईं तरफ, मतलब LHS के अंदर। तो यहाँ पे इस 4 को हम पहले राइट साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 3x -5y इक्वल टू 4, या माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 4। तो समीकरण नंबर 1 इस तरह से प्राप्त हो गया। ठीक है, इस समीकरण को हमने हमारी विलोपन विधि की इक्वेशन के अनुसार चेंज कर लिया। तो विलोपन विधि में हमारी इक्वेशन इस रूप में होनी चाहिए, जिसमें जो एल्जेब्रिक टर्म्स है वो तो होनी चाहिए बाएं पक्ष में, जबकि जो मतलब जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो आपके राइट साइड में होनी चाहिए। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा जो समीकरण दिया गया है इसके अलावा, वो दिया गया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। देखो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन दी गई थी। इसमें जो 2y है, जो कि एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इस समीकरण नंबर आपके 2 हो गए। ठीक है, अब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई टर्म बराबर है या नहीं है।
अगर नहीं है तो हम किस टर्म को बराबर करने में हमें आसानी होगी। अब देखिए आप यहाँ पर ऊपर फर्स्ट समीकरण में 3x दिया गया है, जबकि नीचे सेकंड समीकरण में 9x दिया गया है। ठीक है, तो क्यों ना हम x वाले टर्म को बराबर कर लें। ठीक है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x वाले टर्म हमारे बराबर हो जाएगी। अब अगर आप y के पद को बराबर करना चाहते हैं तो आपको दोनों समीकरण मल्टीप्लाई करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 5y है, जबकि यहाँ पे क्या है 2y है। अब 2y से तो हम 5y ला नहीं सकते, इसलिए आपको दोनों समीकरण मल्टीप्लाई करने होंगे। फर्स्ट समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब यहाँ पर 2 5 जा 10 हो जाएगा, और दूसरे समीकरण को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 5 2 जा 10 हो जाएगा, और दोनों जगह पर y वाला टर्म 10y और यहाँ भी 10y हो जाएगा, दोनों जगह पर 10y आ जाएगा अगर y वाले टर्म को बराबर करना चाहे तो। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि हम क्यों ना पहले x वाले टर्म को बराबर कर लें, तो यहाँ पर हमें केवल एक समीकरण को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर हम फर्स्ट समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9x, इसका भी गुणा 3 से करेंगे तो क्या माइनस का 15y इक्वल टू, और यहाँ 3 का गुणा इससे करेंगे कितना जाएगा 12। ठीक है, ये इस तरह से आपके समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आपने फर्स्ट समीकरण को मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण में और इस तीसरे समीकरण में कोई भी अंतर नहीं है, इस पहले समीकरण का ही 3 गुना करने पर आपको तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, सेकंड समीकरण को और थर्ड समीकरण को। हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, पहले एक साथ लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 के आपके पास में 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये तो है आपके पास समीकरण नंबर 2, जबकि जो तीसरा समीकरण है वो है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ये आपके पास है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर x वाला टर्म बराबर कर लिया, यहाँ भी ऊपर भी 9x है, नीचे भी क्या है 9x है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम काट सकते हैं क्या, इन दोनों का x वाले टर्म का मान 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी हम कहेंगे इन दोनों का मान 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 9x जो है वो भी प्लस का है, और ये जो 9x है ये भी प्लस का है। अभी फिलहाल इन दोनों में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 18x प्राप्त होगा। ठीक है, अब 0 कब होगा, जब इन दोनों में क्या हो घटाव हो। अब घटाव कब होगा, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, डिफरेंट चिन्ह हो, इनके साइन अलग अलग हो, तभी दोनों में घटाव होगा। अब चिन्ह बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, मतलब सब्सट्रैक्शन करने पर या घटाने पर। और जब भी हम अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब घटाव करते हैं, तो पहले नीचे वाले पदों के चिन्ह पलटते हैं, मतलब उन चिन्हों को उल्टा कर देते हैं। अब प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9x का भी प्लस का, तब ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे 15y माइनस का है, लेकिन अब इसको हम मानेंगे प्लस का। इस पुराने चिन्ह को आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, ये 15y है। अब 12 किसका प्लस का, अभी किसको जाएगा माइनस का। ठीक है, केवल नीचे के जो टर्म्स है, नीचे के जो पद है, उन्हीं के चिन्ह हम पलट देते हैं घटाने पर। ठीक है, अगर इनके चिन्ह पहले से ही अलग अलग होते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं तो चिन्हों में कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक, सिर्फ घटाने पर नीचे वाले टर्म्स के चिन्ह चेंज करते हैं। अब देखिए 9x प्लस का है नीचे और 9x का
माइनस का, इन दोनों में अब क्या हो रहा, चिन्हों के हिसाब से इनके साइन के अनुसार क्या हो रहा, घटाव हो रहा, इसलिए 9x कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। अब 15y किसका है, प्लस का, नया चिन्ह प्लस का लगाया ना हमने, तो 15y किसका, प्लस का, जबकि 2y किसका है, माइनस का। तो इनके चिन्हों के हिसाब से इन दोनों में क्या हो रहा, सब्सट्रैक्शन हो रहा, घटाव हो रहा। तो 15y में से 2y जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास में, 13y। 13y प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में भी सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा। तो 12 माइनस का है, जबकि 7 किसका है, प्लस का है, इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा। 12 में से 7 जाएगा, तो एक बार बच जाएगा माइनस का 5। तो इस तरह से y की वैल्यू प्राप्त होगी -5/13। ये आपने y की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब ये y का जो मान है, एक समीकरण नंबर 1 या 2 में रख करके हम x की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे y = -5/13 समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम ये मान। तो समीकरण नंबर जो 1 है वो आपके पास दिया गया है 3x -5y = 4। इसमें हम y के स्थान पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए साफ कर देते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो y के स्थान पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3x और 3x -5y का मतलब हो गया 5 × y की वैल्यू। तो y का मान है -5/13, ठीक है। ये y का मान है, = में 4 एज इट इज जैसे कैसे। तो यहाँ 3x का 3x, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का +25/13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 और नीचे 13 एज इट इज जैसे कैसे, और = में 4। तो राइट साइड जाने पर क्या हो जाएगा, 3x = हो जाएगा यहाँ पे 4 -25/13, नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 3x = यहाँ 13, 1 का डिवाइड 13 करेंगे 13 टाइम, और 13 का मल्टीप्लाई 4 से क्या था 52, माइनस यहाँ 1 आएगा और यहाँ हो जाएगा 25, इनका तो हो जाएगा 3x, यहाँ कर देता हूँ 3x = यहाँ हो जाएगा 27/13। अब इस 3 को उठाएंगे, 3 कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा x = 27/13 इंटू में 3 भी आ जाएगा यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड के रूप में आ गया ये। तो 3 से 27 कट जाएगा, ये हो जाएगा x = 9, 3 9 जा 27, ठीक है। ये हो जाएगा 9/13 लेंगे। अतः ये x की वैल्यू है वो तो हो गई 9/13, जबकि जो y की वैल्यू है वो आपकी आई थी -5/13। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया, ठीक है। साफ कर दे इसको। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है
ये हम देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपके पास दो इक्वेशन दी गई है। तो पहली इक्वेशन आपको दी गई है x अपॉन टू प्लस 2y अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू में -1, माइनस का 1 दिया गया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। लेकिन इसको पहले हम हमारे विलोपन विधि के इक्वेशन के अनुसार इसको हम पहले सेट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, इन दोनों में एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम मतलब लघुत्तम आपको प्राप्त होगा 6। 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, क्या हो गया 3x, ठीक है। अब प्लस का प्लस, 3 का डिवाइड 6 में किया तो 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4y इक्वल टू -1, और इस नीचे हम 1 मान सकते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीच में किसका साइन है, बराबर का चिन्ह है, इक्वल है साइन इक्वल टू का। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y। अब 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, यह हो जाएगा -6, ठीक है। 6 बन जा 6, लेकिन माइनस का हो जाएगा ये ऐसे कैसे। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार, ठीक है। अब सेकंड जो आपके पास समीकरण दिया गया है प्रश्न के अनुसार, वो दिया गया है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ भी हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे, फिर हम 1 ले सकते हैं x के नीचे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 3, नीचे हम 1 मान लेंगे। तो 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो 3x, माइनस 3 का डिवाइड 3 में करेंगे कितना होगा 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई जब हम y से करेंगे तो 1y, ठीक है। यहाँ हो गया y इक्वल टू 3, नीचे हम 1 मान लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 3x और y से। तो इस 1 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो 3x ऐसे कि ऐसे, -y का -y, लेकिन इस 3 का मल्टीप्लाई जब इस 3 से होगा क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इस तरह से आपके पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x वाला टर्म पहले से ही बराबर है, आपको वैसे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट समीकरण में यहाँ पे x वाला टर्म में देखिए 3x लिखा हुआ, जबकि सेकंड समीकरण में भी 3x दिया गया, ठीक है। अब यदि आप चाहें कि हम तो y वाले टर्म को विलुप्त करना चाहते हैं, पहले y वाले टर्म को 0 करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4y है जबकि यहाँ पे 1y है। अगर आप y वाले टर्म को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 2 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा y के लिए, y वाले टर्म के लिए, मतलब y वाले पद के लिए। लेकिन अभी फिलहाल दोनों x वाला टर्म बराबर है, इसलिए मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और समीकरण 1 और 2 को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिखा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। फर्स्ट समीकरण आपके पास में है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये तो है समीकरण नंबर 1। और सेकंड समीकरण है वो भी है आपके पास में 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x वाला टर्म पहले से ही बराबर है, इक्वल है, तो अब इनके साइन देखिए कि आपको इनको आप शून्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऊपर 3x है जो प्लस का है, नीचे जो 3x है वो भी प्लस का है, ठीक है। तो दोनों के चिन्ह, दोनों साइन अभी आपके एक समान है, तो हमें क्या होगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, चिन्ह बदलने होंगे। अब चिन्ह कब बदलते हैं हम, घटाने पर, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। लेकिन दोनों में सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे, तो घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले जो टर्म है, नीचे वाले जो पद है उनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 3x किसको जाएगा, माइनस का,
ये माइनस का y अब किसका हो जाएगा, ये प्लस का y, और यहाँ 9 प्लस का भी किसका हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस का एक 3x माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, y वाला टर्म x वाला टर्म 0 हो गया, कट गया, 0 हो गया। अब देखिए वो यहाँ 4y नीचे 1y, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4y और 1y आपके ऐड करने को जाएगा 5y। यहाँ पर माइनस का 6 है, नीचे माइनस का 9 है, इन दोनों में भी ऐड होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15, तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, तो y इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा आपके पास है माइनस का 3, 5 3 जा 15, तो y का मान माइनस 3 प्राप्त हो गया। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में पुट कर देंगे, जिससे कि आपको x के मान भी ज्ञात हो जाए। तो लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप चाहें तो समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं मैं अभी, तो समीकरण फर्स्ट क्या अपने पास में, हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट है, यही है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, ये फर्स्ट समीकरण है आपके पास में। ठीक है, अब देखिए इसमें हम y के स्थान पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3x का तो 3x प्लस 4y का तो गया 4 इंटू y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 3, लिख दिया माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6, तो 3x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 इक्वल टू माइनस 6, 12 को यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 6 और प्लस का 12, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा के पास में 6 प्लस का 6, तो x की वैल्यू याद करने के लिए हो जाएगा x इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः जो साफ कर दें, ठीक, हम लिखेंगे अतः x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 3, यह आपको इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ शायद आपको आज विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। ठीक है।